तो हिंदी साहित्य वैभव 2020 से 21 साल का प्रथम पीयूसी। तृतीय सोपान अपठित भाग। कहानियाँ 4 हैं। शीत लहर। इस कहानी का कहानीकार है डॉक्टर जयप्रकाश करदम। बच्चों, मेरा नाम अप्पामणि NN, हिंदी उपन्यासक, विद्या ज्योति गर्ल्स PU कॉलेज होंगसंद्रा, बेंगलुरु। बच्चों, आज हम शीतलहर, दिसंबर जनवरी महीने में हमको ठंडा लगता है ना, जो विंटर सीजन, कोल्ड सीजन कहते हैं, जो जिसके बारे में यहाँ शीतलहर हमारे जो जयप्रकाश जी को अनुभव हुआ है दिल्ली पर, इसका कथन यहाँ हमारे जो शीतलहर कहानी पर कहावत है। अभी हम डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी का परिचय प्राप्त करेंगे। जयप्रकाश करदम जी ने हिंदी साहित्य के वर्तमान कथाकारों में इन्होंने विशेष स्थान है। हिंदी साहित्य के वर्तमान कथाकारों में डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी का स्थान विशेष है। आपका जन्म, ही वॉज born on July 5th, 5 जुलाई सन 1958 ईस्वी में, सन 1958 ईस्वी में ग्राम इंदरगढ़ी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। इंदरगढ़ी ग्राम, गाजियाबाद जिला, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है। आप एक प्रतिभा संपन्न दलित साहित्यकार हैं। आपकी साहित्यिक कृतियां बहुत चर्चित हैं, जिनमें तलाश कहानी संग्रह, करुणा चप्पर उपन्यास, गूंगा नहीं था मैं, तिनका तिनका आग, बस्तियों से बाहर यह काव्य संग्रह आदि प्रमुख है। प्रस्तुत कहानी में शीतल लहर के प्रकोप से त्रस्त आश्रय विहीन लोगों के मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। इसमें एक और फटे हाल, नंग अधनंगे स्त्री पुरुष और बच्चों के शीतलहर में टिटूरने का सजीव चित्रण है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो जेंट्री की बातें कर चंद्रप्रकाश को अपने ही फ्लैट में बेघर लोगों को आश्रय देने से मना करते हैं। चंद्रप्रकाश चाहते हुए भी मन महसूस कर रह जाता है। इस कथा में बेरोजगारी जैसी ज्वलंत समस्या पर भी प्रकाश डाला गया है। गरीबी और फटेहाली से रात दिन संघर्ष करते हुए लोगों के प्रति चंद्रप्रकाश की संवेदना और छात्रों में दयापूर्ण भावना को विकसित करने हेतु इस पाठ का चयन किया गया है।
ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಬಡವರು, ದೀನ ದಲಿತರಾಗಿರಬಹುದು, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ, ಅಂಥವರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಕರುಣೆ ತೋರಿ, ನಮಗೂ ಸಹ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ದಯಾಪೂರ್ಣ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ. ಆವಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಿವಾಸ್, ರಹನೆ ಕಾ ಸ್ಥಲ್, ಮನೆ, ಗೃಹ. ರಾಹತ್ ಅಂದರೆ ಸುಖ, ಆನಂದ, ಸಂತೋಷ. ಅಲಾವ್ ಜಾಡೆ ಮೇ ತಾಪನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಲಗಾಯಿ ಹುಯಿ ಆಗ್. ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದರೆ ಏನು, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಂಕಿಗನ್ನ ಹಾಕಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಬರೆಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿವಶತಾ ಲಾಚಾರಿ, ಮಜಬೂರಿ. ಜಿಲ್ಲತ್ ಅನಾದರ್, ಅಪಮಾನ್, ಅವಮಾನ. ತವಜ್ಜೋ ದೇನಾ, ತವಜ್ಜೋ ದೇನಾ ಮೀನ್ಸ್ ಧ್ಯಾನ್ ದೇನಾ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್, ಧ್ಯಾನ ಕೊಡುವುದು, ಧ್ಯಾನ ವಹಿಸುವುದು. ಶೋಭಾ ದುಃಖ, ದುಃಖ. ಸುರಸ ಏಕ ರಾಕ್ಷಸಿ ಕಾ ನಾಮ್, ಸುರಸ. ಸುರಸ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸಿಯ ಹೆಸರು. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಭಿ ದೇಖಿಯೇ, फ्लैट का कब्जा मिलने के बाद से द्वारका जाना चंद्र प्रकाश की एक नियमित ड्यूटी सी हो गई थी. प्रत्येक माह कम से कम एक बार वह द्वारका अवश्य जाता था. कभी कभी ज़रूरी होने पर एक से अधिक बार भी चला जाता था. उसका फ्लैट एक सोसाइटी में है. फ्लैट खरीदने के लिए उसने बैंक से ऋण लिया था, जिसकी भारी किस्त उसको चुकानी पड़ती थी. एक वेतन भोगी सरकारी अधिकारी होने के कारण वेतन का एक बड़ा हिस्सा बैंक ऋण की किस्त चुकाने में खर्च हो जाने के कारण उसका हाथ तंग रहने लगा था. आर्थिक तंगी से उबरने के लिए वह प्रायः सोचता था कि फ्लैट को किराए पर उठा दे, किंतु कई कारणों से वह फ्लैट को किराए पर नहीं उठा पा रहा था. इसमें सबसे बड़ा कारण था द्वारका टाउनशिप में बहुत कम लोगों की रिहाइश. हालांकि बहुत से ज़रूरतमंद लोग अपने फ्लैटों में आकर रहने लगे थे. कुछ किराएदार भी आकर रह रहे थे, किंतु फ्लैटों की संख्या की तुलना में लोगों की रिहाइश बहुत कम थी. जो चंद्रप्रकाश का फ्लैट एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में था. सोसाइटी के अधिकांश सदस्य केंद्र सरकार के अधिकारी और कर्मचारी थे, जिनमें से अधिकांश सरकारी आवासों में रहे थे. कुछ के अपने मकान थे. सोसाइटी के बहुत से सदस्य ऐसी भी थी जो सेवानिवृत्त हो चुके थे और सेटल्ड हो चुके अपने बच्चों के साथ रहते थे. जिन सदस्यों के पास अपना कोई मकान या सरकारी आवास नहीं था, केवल वे ही सोसाइटी में रहने के लिए अभी तक आए थे. यही वजह थी कि फ्लैटों का कब्ज लिए 1 साल से ऊपर बीत जाने के बाद भी बहुत कम लोग ही सोसाइटी में रहने के लिए आए थे.
चंद्रप्रकाश के पास भी लक्ष्मीबाई नगर में 4 कमरों का सरकारी आवास था। लक्ष्मीबाई नगर उसके ऑफिस के बहुत पास और दिल्ली के केंद्र में था। अपना फ्लैट हो जाने के उपरांत भी इस सरकारी आवास को छोड़कर दिल्ली के एक छोर पर द्वारका में रहने के लिए जाने को वह इच्छा नहीं था। चंद्रप्रकाश का पूरा मन जैसे चंद्रप्रकाश का पूरा मन था कि सेवा निवृत्त होने तक वह लक्ष्मीबाई नगर के इस मकान में ही रहेगा। इतने सुविधाजनक स्थान को छोड़कर द्वारका के सूनेपन में जाने का उसे कोई औचित्य दिखाई नहीं देता था। कम से कम द्वारका से केंद्रीय सचिवालय तक मेट्रो रेल शुरू होने से पहले वह कतई द्वारका जाने का पक्ष के पक्ष में नहीं था। सोसाइटी के अधिकांश फ्लैट खाली पड़े थे, लेकिन चाहे किसी फ्लैट में कोई रहता हो अथवा खाली पड़ा हो, सोसाइटी सभी फ्लैट मालिकों से प्रति माह 1000 रुपये रखाव का खर्च लेती थी। चंद्रप्रकाश को भी हर महीने सोसाइटी को रख रखाव खर्च देने के लिए द्वारका जाना होता था। जब भी वह सोसाइटी जाता, लगे हाथों चौकीदार से इस बात का जायजा लेना नहीं भूलता था। जब सोसाइटी में अब कितने लोग आ गए हैं तथा किराए का क्या रेट चल रहा है, इससे उसको यह जोड़ घटा करने में आसानी हो जाती थी कि यदि फ्लैट किराए पर उठ जाए तो उसे कितने रुपये मासिक की आमदनी शुरू हो जाएगी, यानी आर्थिक तंगी से कितनी राहत मिल जाएगी। राहत के बारे में सोचना ही अपने आप में काफ़ी राहत देने वाला होता है। इसलिए जब भी वह सोसाइटी जाता था, काफ़ी राहत का अनुभव करता था। शायद यह एक प्रमुख कारण रहा हो कि कभी कभी रख रखाव खर्च देने के अलावा भी किसी छुट्टी के दिन वह द्वारका जाकर सोसाइटी हो आता था। जब जब भी वह सोसाइटी जाता, फ्लैट का ताला खोलकर उसे अंदर से अच्छी तरह देखकर ज़रूर आता था। इससे उसे अपने अंदर एक सुख और सुकून का अनुभव होता था। कभी कभी चंद्रप्रकाश की पत्नी भी उसके साथ चली जाती थी। और जनवरी का महीना था। जो जनवरी का महीना था, पहला रविवार था। जनवरी का पहला रविवार था, फर्स्ट संडे ऑन संडे, इट इज अ फर्स्ट संडे। एंड ऑल्सो चंद्रप्रकाश अपनी पत्नी के साथ मारुति कार में बैठ द्वारका जा रहा था। He sat and he went in a car with his wife. बाहर कड़ाके की ठंड थी, आउटसाइड इट्स वेरी कोल्ड। साथ में शरीर के भीतर से पार हो जाने वाली तेज हवा चल रही थी और कई दिन से सूरज नहीं निकला था। इससे दिन में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा रहा था। रात में
पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा रहा था। कई साल के बाद दिल्ली में इतनी तेज ठंड पड़ी थी, समूचा उत्तरी भारत शीतलहर की चपेट में था। बिना समुचित गर्म कपड़ों के घर से बाहर निकलना मौत को दावत देना था। अनेक लोग इस शीतलहर का शिकार हो चुके थे। अकेले दिल्ली में ही दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी थी। शीतलहर के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए सरकार ने जहां फुटपाथ पर सोने वाले या दूसरे बेघर लोगों के लिए जगह जगह पर अलाव जलाने की व्यवस्था की थी। वहीं कुछ धनी लोगों स्वयंसेवी, कुछ धनी और स्वयं सेवी और स्वयंसेवी संस्थाओं और राजनेताओं द्वारा बेघर गरीब लोगों को ऊनी वस्त्र और कंबल बांटे जा रहे थे। सरकार द्वारा सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। लक्ष्मीबाई नगर से द्वारका तक रास्ते में कई जगहों पर रेड लाइटों, चौराहों, पुलों के पास नंगे अधनंगे स्त्री पुरुष और बच्चे शीतलहर से कांपते टिटूरते दिखाई दिए। लोगों की यह दयनीय हालत देख चंद्र प्रकाश का मन द्रवित हो उठा। उसने बराबर की सीट पर बैठी अपनी पत्नी से कहा, पूनम, देख रही हो इन लोगों को, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इन लोगों के पास नाक गर्म पड़े हैं। इस शीतलहर से बचने के लिए कोई शेल्टर। चंद्र प्रकाश की पत्नी ने बंद खिड़की के शीशे के पार उन लोगों की ओर देखा और सहानुभूति के स्वर में बोली, सरकार ने खोले तो थे कुछ वर्ष पहले रैन बसेरे, क्या हुआ उन रैन बसेरों का? वे रैन बसेरे ऐसे ही बेघर लोगों के लिए तो थे। जैसे कहते हैं, पूनम जी, सरकारी व्यवस्थाएं कैसी होती हैं तुम जानती हो तो हो। रैन बसेरों में भी वे ही लोग रात गुजार सकते हैं जो वहाँ के संचालकों को सुविधा शुल्क देने में समर्थ होते हैं। इन लोगों के पास न खाने को है न पहनने को, कहाँ से देंगे ये लोग सुविधा शुल्क? इन लोगों के लिए नहीं है ये रैन बसेरे। बहने के साथ वह एक क्षण रुका और फिर धीरे से बुदबुदाया, क्या जिंदगी है इन लोगों की? अपनी ऐसी जिंदगी के लिए ये लोग खुद भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। यदि ये लोग मेहनत से कमाएं तो इस तरह यहाँ फुटपाथ पर भूखे नंगे क्यों पड़े हैं? उसकी पत्नी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन वह अपनी पत्नी के तर्क से सहमत नहीं हुआ। उसने अपनी राय दी, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर इन लोगों को काम मिलेगा कहाँ? एक तो वैसे ही आजकल कहीं काम नहीं है, बेरोजगारी सुरसा राक्षसी जो सुरसा बेरोजगारी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। यदि कहीं पर काम मिलता भी है तो जान पहचान से ही। इनको कौन जानता पहचानता है?
ये किसी भी बाजार में, किसी भी चौराहे पर जाकर खड़े हो जाएं, किसी भी फैक्ट्री कारखानों में चले जाएं, इन्हें कोई काम नहीं देगा, सब धुतकार कर भगा देंगे। चंद्र प्रकाश की पत्नी ने इस बार भी अपने पूर्व कथन का ही समर्थन किया। ये लोग खुद भी कहाँ कमाना चाहते हैं, बिना कमाए इनका पेट भर जाता है, तो फिर ये क्यों कमाए। लेकिन चंद्र प्रकाश ने प्रतिकार किया। उसने कहा, तुम्हारा सोचना ठीक नहीं है पूनम, तुम्हारा सोचना ठीक नहीं है पूनम, ನಿನ್ನ ಯೋಚನೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ ಪೂನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। प्रत्येक व्यक्ति ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, प्रत्येक व्यक्ति सम्मान के साथ जीना चाहता है। भीख मांगना किसी भी व्यक्ति के लिए अपमानजनक होता है। 1 रुपया 8 आने के लिए एक व्यक्ति दूसरे के सामने कितना गिड़गिड़ाता है और कितनी घृणा और दुत्कार सहता है। जिल्लत का यह काम विवशता में ही करना पड़ता है। इन लोगों को यदि इनको काम मिल जाए तो ये भीख बिल्कुल नहीं मांगेंगे। और ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ और भिक्षे बैठतारा ಇಲ್ಲ। और तब ये लोग इतनी भयंकर शीत लहर में बिना छत और कपड़ों के इस तरह फुटपाथ पर नहीं पड़े रहेंगे। ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ದಿರ ಈ ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್। नेक्स्ट, सोसाइटी का गेट आ गया था। गाड़ी के साथ साथ चंद्र प्रकाश और उसकी पत्नी के बीच चल रहे थे। और संवाद में भी ब्रेक लग गया था। बेसमेंट में बने पार्किंग में अपने लिए निर्धारित स्थान पर गाड़ी खड़ी कर रहे लोग दूसरी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट में गए। फ्लैट का दरवाज़ा एक बड़े कमरे में खुलता था, जो ड्राइविंग कम डाइनिंग रूम के रूप में इस्तेमाल के लिए था। बाई और एक छोटा सा सर्वेंट रूम था और उसके साथ जुड़े लेट्रिन, बाथरूम, सर्वेंट रूम की ठीक साथ में स्टोर रूम था। डाइनिंग रूम पार करने के बाद आगे 3 बड़े बड़े कमरे थे। सब कमरों के साथ अलग अलग लेट्रिन, बाथरूम थे। साथ में एक अच्छी बड़ी रसोई थी। पूरी तरह धूप और हवादार प्रत्येक कमरे के साथ एक छोटी बालकोनी थी। खिड़की, दरवाजे, पुताई, पेंट, वुडवर्क सब काम हो चुका था। बिजली पानी के कनेक्शन भी लगे हुए थे। फ्लैट पूरी तरह से रहने के लिए तैयार था, लेकिन खाली पड़ा रहने के कारण खिड़की, दरवाज़ों पर धूल की हल्की परत सी जम गई थी। चारों ओर से बंद रहने की वजह से फ्लैट में गंदी हवा फैली हुई थी, जो घुटन पैदा कर रही थी। चंद्र प्रकाश ने गंदी हवा बाहर निकालने के लिए सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए। गंदी हवा के साथ साथ एक कमरे में से 2 कबूतर भी अपने पंख फड़फड़ाते हुए बाहर निकले।
फ्लैट का पूरी तरह एक मुआयना करने के बाद चंद्र प्रकाश ने खिड़की दरवाज़ों पर कितनी धूल जमी है यह जानने के लिए अपनी एक अंगुली एक खिड़की पर रगड़ी। ढेर सारी धूल उसकी अंगुली पर चिपक गई। अंगुली पर जमी धूल को अपनी पत्नी को दिखाते हुए वह बोला, देखो कितनी गंदगी है। न रहने से मकान कितना बेतरतीब और गंदा हो जाता है। ಮನುಷ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಧೂಳು ದುಮ್ಮಸ್ಸು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ತು ಹೇಳ್ತದೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಯಾರು ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ पूनम ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು। उसकी पत्नी ने सहमति में सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, तले आड़सी बे निदान के हाँ सो तो है, यस इट्स हैप। और फिर जैसे कुछ याद आया हो क्षण भर विराम के बाद बोली, विरामದ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, कहा तो है तुमसे कितनी ही बार की इसे किराए पर उठा दें, किराए पर उठा दो, 2 पैसे की आमदनी भी होगी और फ्लैट भी साफ शुद्ध रहेगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, पर दें किसको? ಯಾರಿಗಾರ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೈಟು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಕೈ ಲೋಗೋं को बोल चुका हूँ, ಯಾರೋ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ। सोसाइटी के सेक्रेटरी और चौकीदार से भी कहा कि कोई किराएदार टकराए तो बताना, ಯಾರಾದರೂ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಬಂದರೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। पर कोई किराएदार मिलता ही नहीं, ಯಾರೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು। अभी यहाँ अधिक डेवलप नहीं हुआ है ना, बिकॉज हियर ದಟ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏರಿಯಾ, इसलिए लोग अभी इधर आने में हिचक रहे हैं, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ನೇ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಸಮಜಾಯಿ, ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು। आगे उसकी पत्नी खामोश हो गई थी। बराबर वाले ब्लॉक में एक फ्लैट में काम चल रहा था। वह बालकोनी में आकर उधर देखने लगी। चंद्रप्रकाश भी बालकोनी में चला आया और वह भी उस ओर देखने लगा था, लेकिन सर्द हवा के प्रहारों ने अधिक समय तक उन्हें बालकोनी में खड़े नहीं रहने दिया। और चलो पूनम अंदर चलो, बहुत खतरनाक हवा है, कहते हुए वह अपनी पत्नी के साथ बालकोनी छोड़कर कमरे के अंदर आ गया और हवा से बचने के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर फ्लैट में बिताने के बाद लोग फ्लैट से बाहर आ गए। दरवाज़ा लॉक करते समय चंद्रप्रकाश ने देखा कबूतरों का वह जोड़ा जो फ्लैट के अंदर से उड़कर बाहर आ गया था। इस समय दरवाजे के ऊपर बनी छोटी सी एग्जॉस्ट खिड़की पर बैठा फ्लैट के अंदर घुसने का प्रयास कर रहा था। उसने अपनी पत्नी का ध्यान उस ओर आकृष्ट किया। देखो आदमियों के रहने के लिए घर नहीं है और यहाँ इतने बड़े फ्लैट में कबूतर राज कर रहे हैं। उसकी पत्नी ने कबूतरों की ओर देखा और धीरे से धीरे से क्या कहा पत्नी, कहकर सहमति में अपना सिर हिलाया। बेघर लोगों का ध्यान आते ही चंद्रप्रकाश का ध्यान अपनी सोसाइटी के पास खुले आसमान के नीचे रहे लोगों की ओर चला गया और
वह सोचने लगा, इतने सारे फ्लैट खाली हैं, इस दೊಡ್ಡ ಮನೆ इस दೊಡ್ಡ फ्लैट खाली खाली ಇದೆ, और इन लोगों के पास इस भयंकर शीतल लहर में भी सिर छिपाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। यदि इनका भी सिर छिपाने के लिए कोई टौर मिल गए तो उसका मन करुणा से भर उठा और उसके मन में यह विचार उभरा, ठंड से मरने वाले लोग ये ही तो होते होंगे जिनके पास इस ठंड से बचने का कोई उपाय नहीं है। यदि कुछ दिन के लिए लोग अपने फ्लैट इन लोगों को रहने के लिए दे दें तो क्या हो जाएगा? इसके कुछ लोग ज़रूर ठंड से मरने से बच सकेंगे। इस समय इन फ्लैटों में कबूतर रहते हैं, आदमी रह लेंगे तो क्या बुरा है? ಪಾಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ರಾಜವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದೆ ಈ ಪಾರಿವಾಳಗಳು. ಈ ಜನರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟದಾಗತ್ತಾ? ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾವ್ बुरा है। मस्तिष्क में इस विचार के आते ही वह अपनी पत्नी की ओर मुंह करके बोला। ಈ ವಿಚಾರ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, पूनम हूँ। उसकी पत्नी ने उसकी ओर प्रश्नोसूचक दृष्टि से देखा। हमारा फ्लैट खाली पड़ा है, इसमें कबूतर हगते मुतते हैं और उधर सामने देखो। कहते हुए उसने हाथ के संकेत से उसका ध्यान सोसाइटी से कुछ दूर सड़क के किनारे रह रहे लोगों की ओर आकृष्ट किया। ये बेघर लोग ठंड से मरे जा रहे हैं। यदि कुछ दिन के लिए हम अपने फ्लैट में इन लोगों को रहने दें तो क्या बुरा है? उसने अपने मन की बात कही। ಹೀಗೆ ಅವನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇರ್ತಿ ನೋಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಚಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋಣ, ಏನು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪೂನಮ್ ಹತ್ರ ಅವನು ಹಂಚ್ಕೋತಾನೆ. देन उसकी पत्नी ने विस्मय से उसकी ओर देखा और बेरुके के स्वर से बोली, दे दो इन लोगों को रहने के लिए, लेकिन फिर भूल जाना इस फ्लैट को. ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. क्या मतलब? वह अपनी पत्नी के शब्दों का आशय नहीं समझा पाया. उनका अर्थ ಆಗಿಲ್ಲ. उसकी पत्नी ने खोल कर समझाया. बिड़से ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. एक बार फ्लैट में आने के बाद तुम इनके बाहर नहीं निकाल पाओगे. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಫ್ಲ್ಯಾಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. किराए पर भी किसी जान पहचान वाले व्यक्ति को या उसके माध्यम से ही क्यों देना चाहते हो, इसलिए ना कि उससे फ्लैट खाली कराने में दिक्कत नहीं होगी. अनजान आदमी का क्या भरोसा है कि वह कैसा निकल जाए. Unknowing persons, how they'll go? Is there any? No. जबरदस्ती तो किसी को निकालने से रहे, और यदि निकल भी जाए तो फ्लैट का ऐसा सत्यानाश कर देंगे कि इसे रहने लायक नहीं छोड़ेंगे. चंद्रप्रकाश अपनी पत्नी की बात से सहमत नहीं हुआ. उसने और उन्होंने कहा, अपना तर्क दिया, तुम जिनकी बात कर रही हो वे दूसरे लोग होते हैं, ये लोग इस तरह के नहीं हैं. इन बेचारों की क्या है,
हैसियत है कि किसी का मकान खाली नहीं करें, बल्कि ये लोग तो इतना आसान मानेंगे तुम्हारा कि तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। तुमको विश्वास है इन पर? उसकी पत्नी ने उसकी आंखों में अपनी आंख गड़ाते हुए पूछा। हाँ, मुझे विश्वास है। शब्द नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही थी कि चंद्र प्रकाश इस बात के प्रति पूरी तरह आश्वस्त था कि वे लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। और ಅಂತ ಮಾಡೋ ಜನರಲ್ಲ, और बॉडी लैंग्वेज ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। उसकी पत्नी ने ज़्यादा तर्क करना उचित नहीं समझा और यह कहकर अपनी बात को विराम दे दिया। दे स्टॉप्ड एंड दे गिवन अ ब्रेक। तो फिर दे दो इनको रहने के लिए, लेकिन पहले सोसाइटी के पदाधिकारियों से पूछ लो। ನೀನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು? ಸೊಸೈಟಿ, ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು। क्या वे लोग इसके लिए ಅಲಾಯ್ ಕರೆಂಗೆ? ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು? ಈ ಜನರನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಾ? क्या वे लोग इसके लिए अलाउ करेंगे? ये लोग इतनी गंदगी फैलाएंगे कि सारी सोसाइटी को गंदा करके रख देंगे। सोसाइटी बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी इनको रहने के लिए। ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ಸೊಸೈಟಿಯವರು ಇವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಡರ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। उसकी पत्नी की बात सही निकली। ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತು। सोसाइटी के सेक्रेटरी से चंद्र प्रकाश ने इस बारे में पूछा तो उसने यह कहकर स्पष्ट मना कर दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सोसाइटी के सदस्य एक खास जेंटरी के लोग हैं। जेंटरी लोग हैं। इन सड़क के लोगों की क्या जेंटरी है? सोसाइटी का कोई सदस्य को बर्दाश्त नहीं करेगा। आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं, लेकिन हमें हमें केवल आपकी नहीं, सोसाइटी के सारे सदस्यों की भावनाओं को देखना है। इसलिए इन लोगों को सोसाइटी के अंदर रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सेक्रेटरी का यह जवाब चंद्र प्रकाश को बहुत अमानवीय लगा था। बहुत अमानवीय लगा था। उसके मन में आया कि सेक्रेटरी से यह कहे, मैं अपने फ्लैट में खुद रहूं, चाहे जिसको रहने को दूं, तुम्हें क्या? किंतु वह जानता था कि सोसाइटी वाले अपने दंग से ही चलेंगे और उसकी बात तो तवज्जो नहीं देंगे। इसलिए उसने बहस करना उचित नहीं समझा और चुप लग गया। जिस समय घर लौटने के लिए चंद्र प्रकाश सोसाइटी के गेट से बाहर निकला, दिन के 2 बज गए थे, लेकिन घनी धुंध छाई रहने के कारण सुबह से सूर्य के दर्शन नहीं हुए थे। इसने वातावरण को और सर्द बन दिया था। वह सोसाइटी से फरलॉन्ग भर आगे निकला होगा कि उसकी नज़र रेड लाइट के पास सड़क के किनारे बैठ 5-6 बच्चों पर गई। बिना गर्म कपड़े पहने लगभग 4 से 10 साल तक की उम्र के ये सारे बच्चे एक फटी पुरानी साड़ी ओढ़े बैठे थे। साड़ी को उन्होंने 4 ओर से ढांपा हुआ था, लेकिन उनकी टांगें साड़ी के अंदर नहीं समा पा रही थी।
वे बार बार अपनी नंगी टांगों को साड़ी के अंदर समेटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। संयोग से लाल बत्ती होने पर कार रुकी तो उसने देखा बच्चों की उदास आंखें आशा और उत्सुकता से उनकी ओर देख रही थी। हरी बत्ती होने में अभी समय था, वह भी बच्चों की ओर देखने लगा। इन बच्चों को देखते देखते उसे अपने 2 वर्षीय बेटे का ख्याल आया और वह सोचने लगा, ठंड से बचने के लिए कितने सारे कपड़े पहनाते हैं हम उसे, लेकिन फिर भी उसे कभी जुकाम कभी खांसी कुछ ना कुछ लगा रहता था। जबकि इन बच्चों के पास तो इतनी भयंकर सर्दी का मुकाबला कैसे करेंगे ये बच्चे। उसे लगा बच्चे उससे मदद मांग रहे हैं। उसका मन हुआ कि इन बच्चों की कुछ मदद करे। उसने बच्चों को 100 रुपये देने चाहे और पर्स निकालने के लिए हाथ कोट की जेब में डाला, लेकिन फिर यह सोचकर रुक गया, 100 रुपये देने से भी इनका क्या भला होगा। 100 रुपये इनको सर्दी से नहीं बचा सकते, फिर इनकी मदद करूं तो कैसे। उसने विवशता पर क्षोभ हुआ और अपना क्षोभ उसने सोसाइटी के पदाधिकारियों पर उतारा। यदि सोसाइटी वाले अलाउ करें दें तो इसमें क्या हर्ज है, कम से कम शीतलहर के कुछ दिन तो ये लोग वहाँ बिता सकते हैं। बत्ती हरी हो गई थी। चंद्रप्रकाश ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलेटर पर पैर रखते हुए बच्चों की ओर देखा। उम्मीद में चमकती उनकी आंखों अभी भी उसकी ओर टिकी थी। गाड़ी आगे बढ़ाते हुए उसने खिड़की का शीशा नीचा कर बच्चों की ओर हाथ उठाकर धीरे से बाय बाय किया। बच्चों ने उत्साह और उमंग से एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में खुशी की रेखाएं चमक उठी थी। उसने गौर से बच्चों की ओर देखा और सोचा, केवल एक बाय बाय करने से कैसे इन बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। एक बार फिर उसने हाथ के साथ सिर हिलाकर उनको बाय बाय किया और एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ा दिया और गाड़ी रेड लाइट पार करके आगे निकल आई थी। लेकिन चंद्रप्रकाश ने शीशे में से देखा, शीतलहर के कारण बच्चे अपने हाथ साड़ी में से बाहर नहीं निकाल रहे थे, लेकिन उनकी आंखें अभी भी उनका पीछा कर रही थी। शीतलहर से बचने के उपक्रम में वे एक दूसरे के भीतर को घुसे जा रहे थे। उसे भी अपने अंदर से शीत लहर गुजरती महसूस हुई। मीन्स चिल्ड्रन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೇ। ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟೇ। ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇವರು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ। ಅವನು ದ್ವಾರಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿಸಿದನು।
ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನು? ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್. ಅವನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನಗರದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಆಫೀಸಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ 4 ಕೋಣೆಗಳ ಮನೆ ಇತ್ತು. ತನ್ನ ಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧನಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿವೃತ್ತನಾದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕೊಡಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರೂ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬರಲು ತಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಆಗಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಪತ್ನಿ ಪೂನಂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಹೊರಗೆ ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ, ಶೀತ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿತ್ತು. ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಶೀತ ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಗಿಸ್ಟಿಕೆ ಬೆಂಕಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರದ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದವು. ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ತನ್ನ ಖಾಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಆ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ. ಆದರೆ ಅವಳು ಸಮ್ಮತಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿಯವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಕೆಂಪು ದೀಪದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಶೀತ ಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಕೆಲ ಹುಡುಗರು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆನಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾದ. ಇದು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ Kardam is one of the respected Dalit writers we know. Most of his stories revolve around the problems faced by Dalits. The present story is one such. The story describes the pitiable state of those poor and homeless people who have to live a hellish life on the footpaths of Delhi in the cold and harsh winter months. This story also gives us a touching description of the uncaring attitude of the genteel, that is upper class society, towards the poor and downtrodden. Chandraprakash lived in Delhi and was an officer of the central government. He lived with his family in the government residential quarters. With the help of a loan from the bank, he had purchased a flat in Dwaraka colony, which was quite far from his office. Therefore, instead of staying in his own home, he stayed with his family in the government quarters only. He wished to rent out his flat to some good person. Then, every month, Chandraprakash, along with his wife, would visit and inspect the flat. He would also pay the maintenance charges of rupees 1,000 for the flat to the society's office. It was the month of January. That year, Delhi was experiencing unusually rigid cold. Everyone was shivering due to the extremely cold weather. Chandraprakash, on his way
Chandra Prakash, on his way to his flat, had seen with his own eyes the poor children and the destitute old people sitting on the roadside, shivering from the cold. Looking at them, his heart melted. Chandra Prakash told his wife that those poor people were really very unfortunate because they had no roof over them, no clothes to wear, nor food to eat. His wife answered indifferently that those people were lazy and did not want to work. She asked why they did not do any work. She felt that there was no need to look at those people with mercy or generosity. Chandra Prakash listened to his wife's words silently. Very silently he listened. His wife thought. And Chandra Prakash and his wife reached their flat. He saw that pigeons had built their nest inside his flat. The flat was very dirty. He began to think about the thousands of people who were homeless and no option but to live on the streets in a pitiable conditions. While the pigeons were leading a peaceful life inside his flat, Chandra Prakash thought that he could give his empty flat for a few days to those homeless people to live in for a few days. When he told his wife that he was thinking of giving his flat to the homeless people for a few days, she refused point blank. Even the members of the housing society were of the opinion that it would not be right to allow homeless, illiterate people to live among the educated and decent members of society. The members of the housing society refused to give him permission for this under any circumstances. Chandra Prakash was saddened by the words of his wife and the housing society members. While returning, he observed the poor children on the streets, shivering from the cold. He sympathized with them. He felt the horrific effects that he could wave was having on the bodies of these young children. He wanted to give 100 rupee note to the children, but then he thought, will 100 rupees solve the problems of these children? No. Thus, even though he wanted to help the homeless people living on the street, he was unable to do so. It is nice, no? जैसे इस कथन का सारांश जैसे होते हैं बच्चों, चंद्र प्रकाश करदम जो हमारे हिंदी के दलित लेखक में माने जाते हैं, इनकी कहानियों में प्रायः दलित वेदना का चित्रण मिलता है। शीतलहर भी एक ऐसी ही कहानी है। सर्दी के दिनों में दिल्ली के सड़कों पर फुटपाथ पर नारकीय जीवन बिताने वाले गरीबों की दयनीय दशा का वर्णन इस कहानी में देखा जा सकता है। सभ्य समाज गरीबों के प्रति कैसा व्यवहार करता है, इसका मार्मिक चित्रण शीतलहर में है। चंद्र प्रकाश दिल्ली में रहता था और केंद्र सरकार का एक अधिकारी था। परिवार सहित सरकारी आवास में उसका निवास था। उसने बैंक से कर्ज लेकर द्वारका कॉलोनी में एक फ्लैट भी खरीद था, जो इसके दफ्तर से काफ़ी दूर था। इसलिए वह अपने निजी फ्लैट में ना जाकर सरकारी आवास में ही था। इच्छा थी कि किसी अच्छे आदमी को फ्लैट किराए पर दे देंगे।
चंद्र प्रकाश प्रति मास प्रति महीने अपनी पत्नी को साथ लेकर फ्लैट का निरीक्षण कर आता था। फ्लैट के रख रखाव का खर्चा भी सोसाइटी के कार्यालय में 1000 रुपये दे आता था। जानकारी जो जनवरी उसका महीना है, जो जनवरी का महीना था, एक दिन जनवरी का महीना था। इस बार दिल्ली में कड़के की सर्दी थी। कड़ाके की सर्दी थी। सर्दी से सभी थर थर कांपते थे। चंद्र प्रकाश ने सड़क के दोनों ओर सर्दी से टिटूरते हुए गरीब बच्चों बूढ़ों को अपनी आंखों से देखा था। उन्हें देखकर उसका दिल पिघल गया। चंद्र प्रकाश ने अपनी पत्नी से कहा, ये बेचारे कितने अभागे हैं। इनके पास ना रहने के लिए छत है, ना पहनने के लिए कपड़े और ना खाने के लिए भोजन। पत्नी ने उपेक्षा से उत्तर दिया, ये लोग आलसी हैं, कुछ काम क्यों नहीं करते। हमें इनके प्रति कोई दया दृष्टि दिखाने की आवश्यकता नहीं है। चंद्र प्रकाश पत्नी की बातें चुपचाप सुनता रहा। पूनम के साथ चंद्र प्रकाश अपने घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि मकान के अंदर कई कबूतर अपना घर बना चुका है, गंदगी भी रही है। वह मन ही मन सोचने लगा, हजारों लोग सर्दी में बेघर होकर सड़कों पर दयनीय स्थिति में जीवन बिता रहे हैं और ये कबूतर आराम से रह रहे हैं। चंद्र प्रकाश ने सोचा कि क्यों ना उन बेघर लोगों को रहने के लिए अपना खाली फ्लैट कुछ दिनों के लिए दे दिया जाए। अपना विचार जब पत्नी के सामने रखा तो साफ मना कर देती है। हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य भी कहते हैं कि पढ़े लिखे सभ्य समाज के बीच में इन लोगों को बसाना उचित नहीं होगा। हम लोग इसकी अनुमति किसी भी हालत में नहीं दे सकते। कि पढ़े लिखे सभ्य कैसे दे सकते हैं ना। पत्नी तथा सोसाइटी के सदस्यों की बात सुनकर चंद्र प्रकाश दुखी हो जाता है। वह घर लौटते समय सड़क के दोनों ओर सर्दी के मारे कांपते बच्चों को देखता है। वह महसूस करता है कि उनके बदन पर शीतलहर का कितना भयंकर प्रभाव हो रहा है। वह उन्हें 100 रुपये देना चाहता है। फिर सोचता है, क्या 100 रुपये से उनकी समस्या हल हो जाएगी? नहीं। इस प्रकार उन बेघर लोगों की चाहते हुए भी मदद नहीं कर सका। ठीक है बच्चों, ये शीतलहर का कथन कहानी है। आपको सभी छात्रों के लिए मैंने इस पाठ का अर्थ समझा और सारांश भी दिया है अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी में। ठीक है बच्चों, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड। धन्यवाद।